welcome back to my YouTube channel all about radiology. Today I am going to discuss about 10, 14 and 28 days rules. आखिर ये रूल्स क्या हैं और इनका क्यों इतना इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में दिया जाता है, ये सब जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरा YouTube चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी. So in introduction, I would like to state that these rules were given by ICRP. इन सारे रूल्स को देने वाली जो कमीशन है, जो एक रेगुलेशन बॉडी है, दैट इज ICRP यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, जिन्होंने 10, 14 और 28 डेज रूल दिए थे. एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड एज प्रिकॉशनरी गाइडलाइन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग एन अर्ली अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसी टू आयनाइजिंग रेडिएशन. ये इस केस में दिए गए थे इनिशियल डेज में, ताकि जो अर्ली डेज की प्रेगनेंसी होती है, जो रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, जिसको अभी लोग जानते भी नहीं हैं, जो पेशेंट है, जो फीमेल पेशेंट हैं, उनको अभी इस प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता है, तो कम से कम उस टाइम पे यहाँ पर पेशेंट को आयोनाइजिंग रेडिएशन से हार्मफुल इफेक्ट्स हों, उसी के प्रिकॉशंस के लिए ये पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए. उसके लिए सबसे पहले जानते हैं हम व्हाट इज द 10 डे रूल. सो 10 डे रूल वाज postulated by ICRP for women of reproductive age. ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये जो 10 डे रूल है ये ICRP ने किन के लिए दिया, वो सभी फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर जहां से फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है एंड टिल द एज जहां तक उनको मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते हैं, यानी मीनोपॉज तक. ये particular rule क्या कहता है? It states that whenever possible, one should confine the radiological examination of the lower abdomen and pelvis to the 10-day interval following the onset of menstruation. मतलब हमें ध्यान रखना है कि जब भी पॉसिबल है, अगर कोई फीमेल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए आती है, तो हमें उन सभी पेशेंट्स पर ये ध्यान रखना है कि जो ये फीमेल के पर्टिकुलर पेल्विक या एब्डोमेन एरिया का अगर कोई भी एक्सरे यानी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो वो जो 10 डेज होते हैं, यानी ब्लीडिंग टाइम खत्म होने के बाद जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है, वहां से जो नया एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें जब ब्लीडिंग खत्म हुई है और नया जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन, और वहां से एक नया ओवा डेवलप होगा ओव्यूलेशन के लिए, उस बीच में यानी ब्लीडिंग खत्म होने से लेकर ओव्यूलेशन होने के बीच में जो पर्टिकुलर 10 डेज होते हैं, दे आर नोन एज सेफ डेज, और इसमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने चाहिए फॉर दोज फीमेल्स. नेक्स्ट रूल वाज गिवन, it was 14 days rule. So the original purpose was for 14 days, but this was reduced to 10 days to account for the variability of human menstrual cycle. तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो दिया गया था 14 डेज का, बट इसको रिड्यूस कर दिया गया 10 डेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स में वेरी करता है. किसी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 10 डेज में आ जाता है, मतलब जो ओव्यूलेशन है वो 10 डेज में हो जाता है, किसी में 11 डेज में, किसी में 12 डेज में, तो किसी में 14 डेज में भी होता है. So in most situations there is a growing evidence that strict adherence to the 10 day rule may be unnecessarily restrictive. बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी गई कि 10 डे रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था और ये अननेसेसरी रिस्ट्रिक्टिव हो रहा था. सो इसीलिए सिंस ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट्स 3 to 5 weeks post conception, it was felt that radiation exposure in early pregnancy couldn't result in malformation. तो क्योंकि हम जानते हैं ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है ये 3 से 5 वीक में स्टार्ट होती है, यानी ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो 3 हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है, जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने के बाद. तो इसीलिए कहा गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी के जो भी हमारी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, उन्होंने बताया कि रेडिएशन एक्सपोजर अगर प्रेगनेंसी के अर्ली डेज में है तो ये कोई मालफॉर्मेशन में रिजल्ट नहीं करता है. तो इसीलिए 14 डेज रूल को भी 14 डेज को भी सेफ पीरियड बताया गया कि इन 14 डेज में भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए आप उसमें भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर कंपलसरी है तो कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल, इट वाज गिवन 28 days rule. The main risk is that of abortion in the radiation exposure result in the death of the conceptus. इसका जो मेन रिस्क है अगर रेडिएशन एक्सपोजर से, तो वो देखा जाए कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उनके बच्चे की डेथ हो सकती है. इट रिक्वायर्स अ फीटल डोज ऑफ मोर देन 100 मिलीग्रे फॉर दिस टू अकर. और अगर ऐसा होगा किसी पेशेंट में तो ये सिर्फ तभी होगा जब उस पेशेंट को 100 मिलीग्रे डोज लगी होगी. सो बेस्ड ऑन दिस इट वाज सजेस्टेड टू डू अवे with the 10 day rule and replace it with a 28 days rule. और इसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि 10 day rule को खत्म करके 28 days rule को भी फॉलो किया जा सकता है. दैट मीन्स
This means that radiological examination is if so justified, can be out through the cycle until a period is missed. तो अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑलरेडी आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम 10 डेज़ में एग्जामिनेशन करें या 14 डेज़ में एग्जामिनेशन करें, पूरे 28 डेज़ में भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ओनली इफ अ पेशेंट हैज मिस्ड द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर उनका मिस हुआ है तो सिर्फ उसी केस में ही हम पेशेंट के ऊपर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को अवॉइड करेंगे एंड विल गो फॉर अकॉर्डिंगली एज पर द risk versus benefit condition suggested by the doctors. So these were all the 3 rules given for the abdominal and pelvic radiological examination. So thus the focus is shifted to a missed period and the possibility of pregnancy. तो यहाँ पर जो पूरा 28 days rule को पूरा जो फिक्स शिफ्ट कर दिया गया, वो किस तरफ शिफ्ट कर दिया गया कि पूरा जो पेशेंट की इफ अगर वो पीरियड मिस करते हैं या प्रेगनेंसी होती है तभी ये रूल को हम फॉलो करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें एक्सपोजर देना है या नहीं देना है। इफ देयर इज अ मिस्ड पीरियड, अ फीमेल शुड बी कंसीडर प्रेग्नेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर किसी भी फीमेल में एक जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, अगर वो मिस हुआ है तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। और अगर वो जब तक उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट नहीं होता, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं निकलती हैं, तब फिर उनके पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इन सच अ सिचुएशन एवरी केयर शुड बी टेकन टू एक्सप्लोर अदर मेथड्स ऑफ गेटिंग नीडेड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग नॉन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और ऐसे केसेस में जहां पर लगता है कि एक पेशेंट का पीरियड मिस हुआ है तो उन सभी पेशेंट के ऊपर क्या करना है, पहले नॉन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से होने वाले एग्जामिनेशन है उनकी तरफ जाएंगे, डायग्नोसिस करेंगे, पता लगाएंगे कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, देन वी विल गो फॉरवर्ड for the examination. So that's all for this particular lecture, and I will be back with the new lecture, new topic. For more videos, subscribe my YouTube channel.